Hello, good morning students. Today we have start topic pollution of air and water chapter 18 जो हमारा कंटिन्यू था। अब इसका आज हमारा टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन। क्लियर? वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? जल प्रदूषण किसे कहते हैं? आप पहले भी पढ़ चुके होंगे इसको प्रीवियस क्लासेस में। जल को हम किस तरह से प्रदूषित करते हैं? आपके यानी जलाशय का क्या होना? प्रदूषण होना। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। टुडे वी हैव स्टडी वाटर पॉल्यूशन। अब देखिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा जनरल बता दूं, फिर हम बुक से देखेंगे कि आपकी बुक में सिलेबस में इसमें क्या क्या दे रखा है कि हम कैसे जल को प्रदूषित करते हैं। यानी जल के प्रदूषण क्या होते हैं? जैसे एयर के हमने पॉल्यूशन पढ़े थे, पॉल्यूटेंट पढ़े थे, ऐसे वाटर के भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जल प्रदूषक होते हैं। और ये जल प्रदूषक जो है जल को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषक समझ के प्रदूषण करने वाले पदार्थ जल के अंदर, जैसे जल के अंदर हम कचरा डाल देते हैं या गंदे पानी का नाला जो है वो नदी में जाकर के मिलता है। नदी के पानी को क्या करता है? जलाशय के पानी को क्या करता है? प्रदूषित कर देता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है गाँव के अंदर अपने पशुओं को भी जल के अंदर या नदी के पास में किनारे पर जो है नहलाते हैं। गंदा पानी मतलब वहीं पे गंदगी करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, गंदा पानी डालते हैं और कचरा वगैरह जो है इसका भी निष्कासन जल में कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है? जल प्रदूषित होता है। फैक्ट्रीज वगैरह जो होती है उनका भी जो केमिकल्स जो है रिसाव जो है वो भी जल में जाता है, जल को प्रदूषित करता है। तो इन सब का इफेक्ट मालूम है? आप जानते हैं किसके ऊपर पड़ता है? आपके जीव जंतुओं के ऊपर पड़ता है। तो उसका निवारण कैसे किया जाए? तो आज हमारा टॉपिक होगा जल प्रदूषण। ये आपका लास्ट टॉपिक है आपके इसका सिलेबस का। उसके बाद में आपकी जो प्रॉब्लम वाला लेसन है वो मैं स्टार्ट करूंगी। तो देखिए टुडे वी हैव स्टार्ट वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण क्या है। अब ये ध्यान रखना, जल जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, संसाधन है ये। और इसको हमें किस तरह से बचाना है, मतलब जल को प्रदूषित होने से कैसे बचाना है। पहले हम ये देखें कि जनसंख्या वृद्धि, उद्योग और कृषि में जो बढ़ोतरी हुई है तो इससे क्या हुआ? इसका इफेक्ट इसके ऊपर, मतलब इसके उपयोग में जल आता है तो जल जो है एक तरह से दुर्लभ होता जा रहा है। यानी इसकी जो है समस्या यानी चिंताजनक समस्या हो रही है कि इन सब कामों के अंदर जलों का उपयोग होता है। उद्योग में भी होता है, इंडस्ट्रीज एरिया में, आपके कृषि में तो होता ही है, एग्रीकल्चर में आप जानते हैं। और जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है तो उसमें वो भी जल का उपयोग करती है। तो इसलिए जल की जो है ये चिंता का विषय हो गया है कि आप इतना जल हम कहाँ से लेकर के आए। तो कपड़े धोने, नहाने और कई कामों में जल जो है उपयोग में होता है। तो अब इस जल को यानी जल में अब कुछ ऐसे भी पदार्थ मिल जाते हैं जो जल की गुणवत्ता को या उसकी जो क्वालिटी होती है उसको क्या करते हैं? कम कर देते हैं, उसके रंग को गंध में बदल देते हैं, यानी स्मेल आने लगती है जल में से। तो इस तरह से जल जो है आपका प्रदूषित हो जाता है। और वाहित मल जो होता है, विषैले रसायन यानी पॉइजनस केमिकल्स और गाद जैसे हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस जो होते हैं, दीज आर डिजॉल्व इन वाटर। ये क्या होते हैं? जल के अंदर मिल जाते हैं और जल को क्या कर देते हैं? प्रदूषित कर देते हैं। तो इस प्रकार प्रदूषित करने वाले जो पदार्थ होते हैं जल को, उनको हम क्या कहते हैं? जल प्रदूषक। क्लियर? तो जल प्रदूषक क्या है आपके? वाहित मल, विषैले रसायन, गाद, हानिकारक पदार्थ, ये सब जो है जल को विषैला करते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे? वाटर पॉल्यूटेंट। क्लियर? अब जल प्रदूषित कैसे होता है इसकी हम केस स्टडी करेंगे। आपके पेज नंबर 245 से स्टार्ट है ये टॉपिक और इसमें 18.5 एक एक्टिविटी दे रखी है। और उस एक्टिविटी में आपको बोला गया है कि आप टेक वाटर, नल का पानी, पॉन्ड वाटर, तालाब का जल, आपके रिवर वाटर, नदी का जल, वेल वाटर, कुएं का जल और लेक वाटर, झील का जल, इन सबको कलेक्ट कीजिए, एकत्र कीजिए, इनके नमूने लीजिए और फिर इनको सबको अलग अलग बर्तन में रख करके और इनकी गंध और इनकी एसिडिटी और रंग देखिए कि किसमें
मतलब कितना अंतर आता है तो आपको मालूम पड़ेगा इसमें। और इसका प्रैक्टिकल भी होता है, हायर क्लासेस में आप जाएंगे 12th में, 11th 12th के अंदर, तो इसका प्रैक्टिकल है, पीएच पेपर से करते हैं, पोटेंशियल हाइड्रोजीनिया चेक करते हैं जल की कि कितना होता है, कि जो आपके न्यूट्रल जल जो होता है सैलिन होता है, पीने लायक होता है, और इससे नीचे हम जाएंगे पीएच तो वो एसिडिटी होती है, यानी एसिड मिला हुआ जल, तो वो पीने लायक नहीं रहता। और क्षारीय जल भी होता है, कई बार नदी वगैरह जो नालियाँ वगैरह होता है, गंदा पानी जो होता है जिसमें वाइट मल मिलता है, उसमें बेसिक भी होता है जल, क्षारीय भी होता है, तो इन सबके जल का पीएच मतलब मापा जाता है। तो ये आपके हायर क्लासेस में आएगा। आपके अभी यहाँ पे केवल इतना ही दे रखा है कि ये जितने भी सैंपल्स हैं उनको आप लीजिए, एकत्रित कीजिए और इसकी गंध देखिए कि कैसी गंध आ रही है इसमें, और इसकी अम्लता को चेक करना है। और अम्लता को चेक करने के लिए हम एक पीएच पेपर लेते हैं, पोटेंशियल हाइड्रोजीनिया एक पेपर होता है, स्लिप, ये मतलब स्लिप होती है, स्ट्रिप्स होती है, इसकी पट्टी होती है, उससे चेक करके और फिर हम इसके पीएच को मिलान करते हैं, इसका रीडिंग लेते हैं कि कितना अम्लीयता है। अब जल प्रदूषित कैसे होता है इसकी हम करेंगे केस स्टडी। गंगा भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है, आप सब जानते हैं, और यह उत्तरी केंद्रीय पूर्वी भारतीय जनसंख्या जो है का पोषण करती है, यानी इतने लोग जो है उनको पोषण जो है इसी से मिलता है, गंगा नदी से। करोड़ों व्यक्ति अपने दैनिक आवश्यकताओं और जीविका कमाने के लिए इसी के ऊपर निर्भर है। हाल ही में प्रकृति ने विश्वव्यापी कोष, जिसको हम बोलते हैं WWF द्वारा कई अध्ययनों में यह पाया कि गंगा संसार की 10 नदियों में से एक है जिसका अस्तित्व जो है खतरे में आ गया है, और प्रदूषित स्तर पर कई वर्षों तक निरंतर इसमें वृद्धि भी हो रही है। तो प्रदूषण स्तर पर पहुंचने का कारण क्या है? इसका कारण है शहरों और बस्तियों में यह नदी प्रवाहित हो रही है। वहाँ के निवासी अब क्या करते हैं, इस नदी के अंदर कूड़ा करकट और अनुपचारित वाहित मल, मृत जीव और अन्य बहुत से हानिकारक पदार्थ जो है सीधे इस नदी में फेंक रहे हैं। तो इन सारे जो प्रदूषक पदार्थ जो हैं ये सारे क्या कर रहे हैं, आपकी नदी को प्रदूषित कर रहे हैं, और इसमें इसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि जल में जो जल जीव जो है वो जीवित नहीं रह पा रहे, और नदी जो एक तरह से निर्जीव होती जा रही है। जीव जंतु जो है नदी के अंदर जो रहते हैं उनके ऊपर इस प्रदूषकों का क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। इसमें 1985 में भी आपको बता रखा है कि नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ की गई थी, जिसे हम गंगा कार्य परियोजना के नाम से भी जानते हैं। और वहाँ बढ़ती हुई जनसंख्या और जो इंडस्ट्रियल एरिया था, औद्योगिकरण जो था, वो पहले से भी इस महाशक्तिशाली नदी को काफ़ी हानि पहुंचा रहा था। तो भारत सरकार ने 2016 में एक नया प्रस्ताव का शुभारंभ किया, जिसमें गंगा भारत मिशन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, स्वच्छ गंगा भारत मिशन। प्लीज़ वॉच है, इसे ध्यान दीजिए कि गवर्नमेंट सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए 2060 के अंदर एक नया प्रस्ताव शुभारंभ किया था, एक योजना बनाई थी जिसको हम बोलते हैं स्वच्छ गंगा भारत मिशन, इसके नाम से जाना जाता है। और इस मिशन के अंतर्गत कई कार्य प्रगति पर भी हैं। अब देखिए, ये जो एक विशिष्ट स्थिति जो है किसकी, गंगा नदी की, जो कि उत्तर प्रदेश के तो कानपुर शहर में नदी का सर्वाधिक प्रदूषित फैलाव है, और कानपुर जो है उत्तर प्रदेश के अत्यधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक है। तो इसलिए इस नदी में लोगों के स्नान करने, कपड़े धोने, मलमूत्र त्यागने जैसी भी मतलब जो है क्रियाकलाप जो है देखे जा सकते हैं। और नदी में कूड़ा करकट, फूल, पूजा सामग्री और जैव अनिम्नीकरणीय जैसे पॉलीथीन को, थैलियों को फेंकना, तो ये सब क्या कर रही है, गंगा नदी को प्रदूषित कर रही है। कानपुर में नदी में जल की मात्रा जो है अपेक्षाकृत कम है, और नदी का प्रभाव भी अति धीमा है। और इसके साथ ही कानपुर में 5000 से भी अधिक औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनी हुई हैं, इकाइयाँ हैं। इनमें आपके उर्वरक, अपमार्जक, चर्म और पेंट की फैक्ट्रियाँ सम्मिलित हैं, और इनका जो पॉइजनस जो केमिकल्स जो होता है
वो एक्सक्रीट करा जाता है कहाँ पर, नदी में ही विसर्जित किया जाता है। तो अब आप सोचिए नदी का क्या हाल होगा, नदी प्रदूषित होगी। तो इस तरह से प्रदूषण के लिए सारे कारक जो है उत्तरदायी हैं। कानपुर शहर के अंदर का है ये गंगा नदी, और कूड़ा करकट जो है ये सब क्या कर रहे हैं, नदियों में जब जा रहे हैं, और केमिकल्स जो जा रहे हैं आपके, किसके केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स के, आपके ये जो लेदर और पेंट की फैक्ट्रियाँ जो हैं, इनके विषाक्त रसायन जो होते हैं, ये किसको हानि पहुंचा रहे हैं, जल जीवों को हानि पहुंचा रहे हैं, इनके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। बहुत से औद्योगिक इकाइयाँ जो है हानिकारक रसायन नदियों और नालों में प्रभावित होती हैं, तो इसके कारण भी जल प्रदूषित होता है। ये आप देखेंगे आपके पेज नंबर 246 पर, इसमें एक चित्र दे रखा है, नदी में फेंका गया औद्योगिक अपशिष्ट। और ये नदी में फेंका गया जो है औद्योगिक अपशिष्ट जो होता है, जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो होता है, वो क्या होता है, काफ़ी पॉइजनस होता है, और इसका इफेक्ट जीव जंतुओं पे पड़ता है। तो इसके उदाहरण में ऑयल के जो परिष्करणशालाएं हैं, कागज फैक्ट्रियाँ, वस्त्र, चीनी मिलें और रासायनिक फैक्ट्रियाँ भी हैं, ये सब हैं। और ये सब जो है जल का रसायन, जल को क्या करती है, वाटर को क्या करती है, रासायनिक सदूषण करती है। तो इन विसर्जित रसायनों में आपकी जो एक्सक्रीटेड केमिकल्स जो होते हैं, इसमें आर्सेनिक, लेड और फ्लोराइड मुख्य होते हैं, जो पौधे और पशुओं में अधिक विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। तो इसे रोकने के लिए सरकार ने कुछ अधिनियम बनाए, और औद्योगों में भी अपने उत्पन्न अपशिष्टों को जल में प्रभावित करने से पहले उनको उपचारित करना चाहिए, और इन नियमों का पालन मतलब करना चाहिए। अशुद्ध जल में मृदा में प्रभावित होते हैं, तो इसके कारण अम्लता और कृमि में वृद्धि में भी परिवर्तन हो जाता है। तो अब इसमें हम देखेंगे, आपने पहले अध्याय पढ़ा होगा कि फसलों को सुरक्षा के लिए पीड़कनाशी और अप्रतनाशी कितने महत्वपूर्ण हैं। पेस्टिसाइड्स वगैरह जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये सभी केमिकल्स क्या करते हैं, वाटर में डिजॉल्व होकर खेती के अंदर जो हम एग्रीकल्चर का वर्क करते हैं, तो इसमें जलाशय, यानी जलाशय का मीन्स मेरा मतलब है रिवर और पॉन्ड्स, नदी और नालों में पहुंच जाते हैं, और ये भूमि में रिस करके भौम जल को प्रदूषित करते हैं। जो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसको भी प्रदूषित करते हैं, भौम जल बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। तो इस तरह से तालाबों में दूर से देखने पर तो ये हरे प्रतीत होते हैं, परंतु तालाब में हरे होने का कारण क्या है, वहाँ पर एल्गी का मतलब एल्गी जो है ये ग्रोथ करती है। तो ये भी जो है उर्वरक में उपस्थित नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे रसायनों की अधिक मात्राओं के कारण होता है। तो ये रसायन शैवालों को फलने फूलने के लिए भी पोषक के भांति कार्य करते हैं, और जब ये शैवाल मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, जब एल्गी डेड हो जाती है, तो जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। ये अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब ये अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं तो जल में ऑक्सीजन जो होती है उसके स्तर की कमी हो जाती है, और जब जल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो आप खुद सोचिए इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो आपके वाटर एनिमल्स जो हैं वो डेड होते हैं, यानी वो मर जाते हैं। तो इस तरह से आपके जल के अंदर यानी प्रदूषण का जो है काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और कभी कभी तो क्या होता है, अनुपचारित वायुमल जो होता है सीधे ही नदियों में प्रभावित कर दिया जाता है, और इसमें खाद्य अपशिष्ट, अपमार्जक, सूक्ष्म जीव आदि होते हैं, और ये भी भौम जल वाहित मल को प्रदूषित कर सकता है, यानी भौम जल भी इससे भी प्रदूषित होता है। तो वाहित मल द्वारा प्रदूषित या संदूषित जल में जीवाणु, वायरस, कवक और परजीवी हो सकते हैं, और इनसे कई बीमारियां भी फैलती हैं। जल के प्रदूषण से आप जानते हैं, जल के प्रदूषण से फैलने वाली बीमारियां हैं हैजा, मियादी बुखार और पीलिया। ऐसे रोग हैं ये जो जल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। और ये प्रदूषित जल का हम उपयोग करें तो हमें ये बीमारियां हो सकती हैं। तो स्तनधारियों के मल में उपस्थित जीवाणु जल की गुणवत्ता के सूचक होते हैं, और ऐसे जल में जीवाणु होते हैं जिसका अर्थ है जल मलयुक्त पदार्थ द्वारा संदूषित है। तो इस प्रकार के जल का हम उपयोग करते हैं, और फिर क्या होते हैं, हम इससे संक्रमित हो जाते हैं। तो इस तरह से आपके जल के प्रदूषित जल के उपयोग से ह्यूमन जो है
संक्रमित होता है। क्लियर? अब देखिए आपकी नेक्स्ट है, इसमें यदि ये बहुत एक परेशानी, एक गंभीर समस्या हो गई है कि हम जल को किस तरह से शुद्ध करें, इसके लिए हम क्या करें कि हमें पेयजल जो है वो शुद्ध मिले। इन सब जितने भी जो क्रियाकलाप हैं जो प्रदूषित करते हैं जल को, उनसे हम जल को किस तरह से उसका मतलब निवारण करें, यानी हम क्या करें कि जल जो है शुद्ध हो जाए। तो अब इसके लिए औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए गए जो नियम हैं उन पर सख्ती की जाए और प्रदूषित जल को सीधे ही नदियों या झीलों में नहीं बहाया जाए। और जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर भी आपके 18.10 डायग्राम्स में भी इसको बताया हुआ है कि जल उपचार संयंत्र का एक चित्र दे रखा है। व्यक्तिगत स्तर पर इसे निष्ठापूर्वक जल की बचत करनी चाहिए और हमें बेकार जल नहीं बहाना चाहिए। इसका कम उपयोग करना चाहिए क्योंकि पुनः उपयोग या पुनः चक्रण या पुनः प्राप्त करना और उपयोग ना करना यह हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। और जल को हमें बहुत ध्यान से वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहाना नहीं चाहिए। कई बार आपने देखा होगा नल खोल देते हैं और ब्रश करते रहते हैं और पानी बहता रहता है, तो इसमें क्या होता है, जल की हानि होती है। तो धुलाई, घरेलू कार्य में जल का पुनः उपयोग जो है काफ़ी सोच समझ करके करना चाहिए। तो इस तरह से आपके जल को हम सुरक्षित कर सकते हैं। जो कचरा वगैरह डालते हैं उसको हमें जल में नहीं डालना चाहिए। तो इस तरह के कई उपायों से हम जल को बचा सकते हैं।